Hello, good morning everyone. I hope you are doing well. So am I. My name is Abhishek and I welcome you again. तो लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल्स तक कर लिया था और फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहाँ पर हम फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो फेडरल मतलब क्या होता है? फेडरल मतलब होता है ये आपका हो गया जैसे कि सेंटर में आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया और स्टेट में आपका गवर्नमेंट हो गया। तो ये अगर ये है तो ये इसको फेडरल फीचर बोला जाता है। तो यही हम देखेंगे पहले फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हम देखेंगे यूनिटरी क्या है। तो आपको पता है इंडिया एक क्वासी फेडरल स्टेट है, ना ही फेडरल ना ही यूनिटरी स्टेट बल्कि क्वासी फेडरल स्टेट है। तो ये आप लिख लेना, इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट। तो देखिए अभी क्या है कि मैं सब सारा जो वीडियो में सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी जितने भी नोट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो इंडिया जो है वो क्वासी फेडरल स्टेट है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। तो फेडरल फीचर्स क्या होते हैं कि ड्यूअल पॉलिटी मतलब कि ड्यूअल गवर्नमेंट। तो एक आपको पता है कि स्टेट में भी गवर्नमेंट होता है, एक सेंटर में भी गवर्नमेंट होता है। और इसमें क्या है कि आपका रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सबके पावर्स मेंशन कर दिए गए हैं, सबके रूल्स एंड प्रोसीजर्स। और है कि इसमें आपका सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ना ही इंडिया में क्या है कि पाकिस्तान में आप देखोगे कि धर्म से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद ही कुछ आता है। तो ये सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। चौथा पॉइंट आपका हो गया कि ये रिजिड है ना, ये देखिए रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल बल्कि ये रिजिड है। मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जैसे कि फंडामेंटल राइट, इसको अमेंड करना थोड़ा मुश्किल है, आपको पहले अमेंड करना पड़ेगा। तो आप बताइए, उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ता है। तो 2/3 वोटिंग से पास होगा तभी जाके वो आपको पास होगा बिल। और 2/3 मेजॉरिटी लाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली पार्टीज़ जो भी क्वोरम होता है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो उससे ज़्यादा आपको क्या है कि इसमें जो भी अपोजिशन के लोग हैं उनको भी कन्विंस करना होगा। तो ये आपको रिजिड हो जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये क्या है कि हमारा यहाँ पे जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या था, लेकिन अभी फिर से बता दे रहा। बाई कैमरलिज्म जैसे कि आपका स्टेट में हो गया विधान परिषद और विधानसभा। आप बताइएगा कौन कौन से स्टेट में विधान परिषद है और कौन कौन से स्टेट में सिर्फ विधानसभा है। तो झारखंड में आपको विधानसभा ही मिलेगा, लेकिन बिहार में आप देखोगे कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। और आप इसको विधानसभा को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलो, तो और अब अगर सेंटर लेवल पे देखोगे तो राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा को बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल और इसको बोला जाता है हाउस ऑफ स्टेट। तो ये हो गए कुछ फेडरल फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। अब चलते हैं अपने यूनिटरी फीचर्स। ये तो हो गए फेडरल मतलब कि स्टेट लेवल के जो भी फीचर्स है। अब चलते हैं यूनिटरी फीचर्स पे। तो यूनिटरी फीचर्स पे क्या है कि हमारा जो सेंटर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको स्ट्रॉन्ग सेंटर जो मिलेगा आपको, जो कि केंद्र गवर्नमेंट हो तो वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आर्मी जो भी मेनली आप देखोगे स्टेट लिस्ट में ना होके जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन ये सब वगैरह आपको सेंटर लिस्ट में ही मिलेगा। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी होगा डिफेंस रिलेटेड वो सब सेंटर के पास है। जितना ज़्यादा पैसा आपको सेंटर के पास मिलेगा। तो ये हो गया सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो हमारा यूनिटरी फीचर्स है, तो इसमें जो स्टेट्स हैं वो अपने हिसाब से टूट नहीं सकते, वो सेंटर चाहेगी तभी हो सकता है। तो स्टेट्स आर नॉन डिस्ट्रक्टिबल। लेकिन आप अमेरिका के कंपेयर में देखोगे तो अमेरिका में क्या होता है कि वो स्टेट्स अपने हिसाब से अलग हो सकते हैं। तो स्टेट्स आर नॉट डिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें हमारा क्या है कि हमारा 2 संविधान नहीं है, तो हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इससे क्या होता है कि आप देखो पूरे इंडिया में उसको फॉलो कर रहे हैं, 125 करोड़ टोटल 28 जो भी स्टेट्स है सब फॉलो कर रहे हैं। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन कितना पावरफुल होगा, तो हो गया सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी क्या है कि आपका दूसरा हो गया सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप भी सिंगल है। आपको पता था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था सिटीजनशिप कैसे लिया जा सकता है। तो ऑप्शन था, मतलब कि उसका ट्रिक था BRIND। बी से हो गया आपका बर्थ, आर से हो गया आपका
रजिस्ट्रेशन के थ्रू, आई से हो गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी टेरिटरी, और एन से हो गया नेचुरलाइजेशन, और डी से हो गया बाय डिसेंट। तो ये हो गया। लेकिन आप सिंगल, अगर आप दो स्टेट के मतलब कि दो देश के सिटीजनशिप लेते हो तो आपको सिटीजनशिप इंडिया का खोना पड़ेगा। तो वही है इसका। और नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हो गया आपका सुप्रीमेसी। यहाँ पे भी है सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन का रिलीजन नहीं है ऊपर, लेकिन आप बाकी कंट्री अफगानिस्तान पाकिस्तान जो भी है उसमें रिलीजन जहाँ ऊपर रहा वो देश कभी भी नहीं आगे प्रॉस्पर कर पाएगा। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब है यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, IAS IPS, ये सब ऑल इंडिया सर्विसेज में आ जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट हो गया आपका इमरजेंसी प्रोविजन, जो भी है इन्हीं को मिला है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या होता है कि सेंटर जो है आर्टिकल 352, 356 और 360 इसके थ्रू इमरजेंसी लगा सकते हैं। इसमें हो गया आपका प्रेसिडेंट रूल, इसमें हो गया नेशनल इमरजेंसी, और इसमें हो गया फिनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है आप। और प्रेसिडेंट रूल आपको पता है सबसे ज़्यादा किस स्टेट में लगा है, तो यूपी में लगा है, और सबसे ज़्यादा दिन तक पंजाब में। तो मोस्ट टाइम्स लगा है यूपी में, और सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन कहाँ पे हुआ है, तो पंजाब में हुआ है। तो ये कुछ यूनिटरी फीचर्स थे, लेकिन इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है, तो ये गवर्नर का। ठीक है, गवर्नर माना जाता है क्योंकि आप हर स्टेट में देखोगे एक गवर्नर होता है जो सेंटर से अपॉइंट होकर आता है। तो ये हो गए कुछ आपके यूनिटरी फीचर्स। अब चलते हैं कि लिस्ट में क्या है। तो लिस्ट आपका देखो कि आप देखोगे कि स्टार्टिंग से ही मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म आया था उसमें भी आपको जब डायरकी आया तो आप उस टाइम ट्रांसफर्ड लिस्ट में जो भी तक प्रोविंशियल लिस्ट था एक सेंट्रल लिस्ट था। ठीक है, तो उस टाइम से ही आते जा रहा है। तो अभी के हिसाब से आज़ादी के टाइम पे जो लिस्ट थे उसमें भी आपको यूनियन लिस्ट था, स्टेट लिस्ट था और कंकरेंट लिस्ट था। तो स्टार्टिंग में आप जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो यूनियन लिस्ट में आपको 97 सब्जेक्ट थे, स्टेट लिस्ट में आपको 66 और कंकरेंट लिस्ट में 47। लेकिन अब इसको अमेंड करके क्या कर दिया गया है, यूनियन लिस्ट में आपका हो गया 100, स्टेट लिस्ट में हो गया 61 और जो इसमें थे कंकरेंट लिस्ट में 52। तो आप देखोगे ये क्या बना है। तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है कि जैसे कि यूनियन लिस्ट में जो भी, जैसे कि आपके मान के चलो कि यूनियन लिस्ट में है आपका बैंकिंग ये सब हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो इस पर सिर्फ बैंक में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो सिर्फ यूनियन ही कानून, मतलब कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून बनाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट में मान लो कि चलो कि हो गया बिजली हो गया, ये बिजली तो खैर कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो स्टेट गवर्नमेंट में जो भी लिस्ट में होंगे तो उस पर क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, जो कि 61 टोटल आइटम्स है, इस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। और कंकरेंट में दोनों, जैसे कि फॉरेस्ट पे कानून बना सकते हैं, एजुकेशन पे कानून बना सकते हैं, तो ये कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये दोनों मिलके कानून बना सकते हैं। चलो, तो ये आपका हो गया लिस्ट में। लेकिन इसमें एक और क्या है कि अगर मान लो कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉन्करेंट ये चीज़ मान लो कि नहीं दिया हुआ है कि तो कॉन्करेंट लिस्ट में भी है और स्टेट लिस्ट में भी है वो चीज़ लॉ बनाने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि मान यूनियन को मान लो भी लॉ बनाना है और स्टेट को भी लॉ बनाना है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो यूनियन लिस्ट वाला ही बनाएगा, सेंटर नहीं बनाए, अरे स्टेट सॉरी नहीं बनाएगा, तो ये यूनियन लिस्ट ही बनाएगा। ओके, नाउ अब चलते हैं हम अपने काउंसिल की ओर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था काउंसिल और कमीशन। तो आपको कमीशन जितने भी मिलेंगे, यूपीएससी कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये सब सारा क्या होता है, एडवाइजरी बॉडी होता है, ये उतना पावरफुल नहीं होता है। तो कमीशन जो है वो पावरफुल बॉडी नहीं होता है, नॉट पावरफुल। ठीक है, लेकिन काउंसिल जो भी आप देख लो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये सब जो है वो पावरफुल बॉडी होते हैं, इसको तोड़ना थोड़ा टफ होता है कमीशन के कंपेयर में। तो ये हो गया कमीशन और काउंसिल का डिफरेंस। अब चलते हैं कि ये जो हमारा है एक इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि है आर्टिकल 263, इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट इसको बना सकता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर इंटर वाटर काउंसिल भी है। ठीक है, इंटर वाटर डिस्प्यूट, इसको भी आप देख लेना, इंटर वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, अब चलते हैं अपना जो भी कुछ कमीशन है जो सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए आए थे। तो सबसे पहले हो गया आपका सरकारिया कमीशन, जो कि सरकारिया
आई एम सॉरी, तो ये सरकारिया कमीशन उस टाइम पे आया था कि उस टाइम देखा गया था कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, तो उसके लिए सरकारिया कमीशन आया था। तो ये आया था आपका 1983 में। तो ये सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को मजबूत करने के लिए सरकारिया कमीशन को बैठाया गया था। और उसके बाद आपको याद रखिएगा कि पुंछी कमीशन भी आया था। पुंछी कमीशन कब आया था, तो ये 2007 के टाइम आया था। तो ये भी क्या था कि इसको भी सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को बनाने के लिए किया गया था। तो ये हो गया आपका। तो मैंने कमीशन और काउंसिल में बताया था, तो जैसे कि आपको बताया था कि कमीशन हमेशा रिकमेंडरी बॉडी होती है और काउंसिल क्या होता है, जो पावरफुल बॉडी है। जैसे कि आप लेके चलो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर जोनल काउंसिल, ठीक है, जोनल काउंसिल ये है। तो जोनल काउंसिल में आप देख ले सकते हो कि इसमें जो मेंबर होते हैं, तो इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, तो ये होम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं, मतलब चेयरमैन कौन होता है, होम मिनिस्टर। जोनल काउंसिल, तो जोनल काउंसिल एक क्या बोला है, मैं फिर से इसको रीरेज कर दे रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये हो गया जोनल काउंसिल। इसके जो इसमें जो कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं होम मिनिस्टर, जो कि अभी फिलहाल पे अमित शाह है। तो एक होता है जोनल काउंसिल, एक होता है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल का जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जोनल काउंसिल के हेड होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं। तो ये क्या है, एक आपका स्टेचुरी बॉडी है, मतलब कि इसको कानून को पास करके बनाया गया है। तो स्टेचुरी बॉडी आपको देखोगे कि एक स्टेचुरी बॉडी होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे दिया गया हो, जैसे कि आप लेके चलो कि फाइनेंस कमीशन हो गया, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी हो गया। तो ये सब हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि ये आर्टिकल उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। लेकिन जो लॉ पास करके बनाया जाता है लॉ के थ्रू, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेचुरी बॉडी, ठीक है। तो जोनल काउंसिल आपका स्टेचुरी बॉडी है और ईच जोनल काउंसिल में जो भी है उसमें होम मिनिस्टर मेंबर होते हैं। तो ये क्या है कि कुछ कुछ पार्ट्स में बटा हुआ है। जैसे कि लेट्स सपोज दिस इज इंडिया, ओके। तो ये क्या होगा कि आप सबसे पहले हो गया ये नॉर्दर्न काउंसिल हो गया, नॉर्दर्न वाला हो गया पार्ट, ठीक है। अब हो गया एक ईस्टर्न वाला पार्ट, ये ईस्ट वाला पार्ट, ये आप याद रखना नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट इसमें नहीं आता है। तो ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। और एक हो गया आपका साउदर्न जोनल काउंसिल में सदर्न सॉरी, और एक होता है सेंट्रल, ठीक है। तो ये आपको हो गया ईस्टर्न, नॉर्दर्न, सेंट्रल और ये हो गया आपका वेस्टर्न। तो ये आपके 5 जो जोनल काउंसिल है, ठीक है। अब चलते हैं हम इमरजेंसी पावर हम देख लेते हैं, इमरजेंसी क्या है। तो ये अभी मैंने सिर्फ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो इमरजेंसी आपको बताया था आर्टिकल 352, याद रखना 4 के गैप पे है, 356 और 360। 352 में आपका हो गया नेशनल इमरजेंसी, इसमें हो गया आपका प्रेसिडेंट रूल, और इसमें हो गया आपका फिनेंशियल इमरजेंसी। तो इसमें बताया सबसे ज़्यादा बार लगा है यूपी में और सबसे ज़्यादा दिन तक रहा है पंजाब में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो आर्टिकल 3 ये कब लग सकता है आपका, कि मान लो वॉर के टाइम पे आप लगा सकते हो आर्टिकल ये। फिर अब मान लो कि एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, किसी ने हथियार उठा लिया, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, उस टाइम पे लग सकता है। आर्म्ड रिबेलियन हो गया आपका, आर्म्ड रिबेलियन हो गया, तो उस टाइम पे लगाया जा सकता है। तो इसको आर्म्ड रिबेलियन जब होता है इसको इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं। लेकिन वॉर के टाइम पे बाहर से जब वॉर हो रहा है तब जाके आपको नेशनल इमरजेंसी लगाया जाएगा। तो आप याद रखना जब इंदिरा गांधी ने 1975 से लेकर 1976 तक जब लगाया था, तो उस टाइम पे जो आर्म्ड रिबेलियन था उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे आपका क्या था कि उस टाइम पे जब मेंशन था ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस टाइम पे था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस को 1978 में 44th अमेंडमेंट में हटाकर इसको आर्म्ड रिबेलियन किया गया, क्योंकि सारे उस टाइम पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल नेता थे, जो भी सबको जेल में डाल दिया गया था। तो सारे मिलकर अपना एक गवर्नमेंट बनाया 1978 में, और उन्होंने सारा जो भी चेंज किया गया था 1976, जिसको 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो भी चेंज किया गया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसको जाकर उन्होंने 1978 में जाके सारा चीज़ चेंज किया। तो ये था आपका इमरजेंसी प्रोविज़न। अब चलते हैं हम अपने प्रेसिडेंट के ऊपर, जो भी देश के ये होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो ये हम चलते हैं अब प्रेसिडेंट पे, सॉरी। तो प्रेसिडेंट क्या है, इनका जो आर्टिकल है आप देखोगे आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक इनका आर्टिकल है, मतलब इनके पावर कैसे अपॉइंट होंगे, कैसे ये होंगे। तो ये इनके बारे में दिया गया। आपको पता है कि जो पार्लियामेंट होता है, ठीक है, और इसमें 3 पार्ट होते हैं।
राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, पार्लियामेंट का 3 पार्ट होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और क्या होता है कि एक यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, जो देश को इन्हीं लोग मिलकर मेनली हेड होते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके हो गया प्रेसिडेंट, दूसरा हो गया आपका वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तीसरा हो गया प्राइम मिनिस्टर, और हो गया आपका यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और हो गया आपके अटॉर्नी जनरल। तो ये हो गया आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर। अब चलते हैं हम देखते हैं कि अब तो ये मेंबर हो गए। तो हम देखते हैं पहले इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? तो ये हो गया आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये आप याद रखिएगा कि ये कैसे होता है, इसको डायरेक्ट इलेक्शन, हम जैसे प्रधानमंत्री को भी जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के बनाते हैं, तो ये हम लोग क्या होता है डायरेक्टली इलेक्ट करके बनाते हैं। लेकिन हम इसमें डायरेक्टली इलेक्ट करके नहीं, बल्कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो कि जो कि इलेक्टोरल कॉलेज से होता है इनका इलेक्शन। तो हम ये इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो ये है कि आपका जो भी कौन कौन से इसमें पार्ट लेंगे इलेक्शन में, तो जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो जो भी राज्यसभा प्लस लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है। और कौन कौन होंगे, तो जो भी इलेक्टेड मेंबर कहाँ के, तो ये लेजिस्लेटिव जो नॉमिनेटेड, याद रखिएगा इसमें नॉमिनेटेड नहीं होगा। जो राज्यसभा में नॉमिनेट होकर आते थे और लोकसभा में, तो उसके नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होंगे। अब ये इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि होता है विधानसभा, तो इसके मेंबर होंगे। और दिल्ली और पुडुचेरी के जो भी इलेक्टेड मेंबर है, तो यूनियन टेरिटरी बस दिल्ली और पुडुचेरी के मेंबर होंगे। बाकी यूनियन टेरिटरी, जो कि 8 यूनियन टेरिटरी है, इसमें से सिर्फ 2 के ही मेंबर, बाकी सब छोटे छोटे, इसलिए उसमें आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसी दोनों में आपको देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये हो गया आपके, तो ये हो गया आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू। और इनमें जो भी जैसे कि इलेक्टेड कौन होते हैं, जिसको हम वोट देकर चुन के आते हैं, तो राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, और जिसके इलेक्टेड हो गए, जिसको हम चुन के भेजा, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सारे स्टेट्स के और दिल्ली और पुडुचेरी के। तो ये हो गया आपका इलेक्शन प्रेसिडेंट का। अब देखते हैं कि क्या होता है कि एमपी हो गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो चुन के बनाते हैं आपका पीएम। और स्टेट में हो गए आपका एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव से जो चुन के बनाते हैं अपना सीएम। तो इनका क्या होता है कि ये तो एमपी, आपको जाहिर सा बात है एमपी ज़्यादा बड़ा एरिया का होता है, ऑलमोस्ट मिनिमम 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, उसके हिसाब से एमपी होता है। और एमएलए होता है वो अपने हिसाब के पॉपुलेशन। तो ये ज़्यादा बड़ा, ऑब्वियसली एमपी वाला ज़्यादा पॉपुलेशन को चुनकर बनाते हैं, और ये थोड़ा लेस एरिया के रहते हैं। तो ये कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में आपको 3-4 देखने को मिल जाएंगे, और ये 3 डिस्ट्रिक्ट का एक देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है एमपी और ये होता है एमएलए। तो जाहिर सी बात है इनका वोट भी डिफरेंस होगा यहाँ पे। तो एमएलए का जो वोट रहता है, इसमें क्या होता है कि जो भी टोटल पॉपुलेशन होगा उस एमएलए का एरिया का टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन असेंबली। तो जितने भी टोटल पॉपुलेशन, मान लो कि ये स्टेट है, तो ये यूपी स्टेट है, तो इसमें आपको मान लेते हैं कि कुछ पॉपुलेशन है आपका, लेके चलो कि मान लो कि 100 पॉपुलेशन, 100 करोड़, तो करोड़ को नहीं, मतलब सिर्फ आप 100 लेके चलो, 100 है, ठीक है। और इसमें टोटल 10 एमएलए इलेक्ट हो क्या है, मतलब टोटल में नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं इसके लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो सिर्फ 10 है। तो ये 10 हो गया इंटू 1/1000, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर वोट एमएलए का। तो जितने पॉपुलेशन है यूपी में, टोटल पॉपुलेशन 100 है, और टोटल नंबर ऑफ एमएलए कितने हैं यूपी के, तो ये हो गया आपके 10 एमएलए का टोटल, इसका मैक्सिमम एमएलए है। तो इसको इंटू 1/1000 पे डिवाइड कर देंगे, तो इसमें कितना आएगा आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1/10। तो ये हो गया आपका पर वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, ठीक है। तो अब चलते हैं कि एमपी का हम देख लेते हैं क्या है। तो ये तो हो गया एमएलए का 1/10 था, आपको पता है एमएलए का 1/10 आया। अब देखते हैं एमपी में जो क्या है कि एमएलए का जितना आया, ठीक है, एमएलए का मान लेते हैं 1/10 आया, डिवाइडेड बाय, अब जो भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितने भी इलेक्टेड मेंबर है पार्लियामेंट में, उनका मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 है, इंटू 1/1000।
ठीक है, तो ये जितना भी वोट आएगा तो उसके हिसाब से वोट होता है एमपी में, और एमएलए में का वोट का परसेंटेज लिया जाता है। अब ये तो वोट हो गया, अब इसका भी तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है, तो किसी को भी पता होगा कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये हो गया आपका प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन। दूसरा हो गया कि ये एलिजिबल होना चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए, मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए। तो ये एमपी के लिए, बेसिकली एमपी के लिए एलिजिबल होना चाहिए। और एज आप कमेंट करके बताइए कि एज उनका कितना होना चाहिए। ठीक है, तो एज ये हो गया। अब ये तो इलेक्ट होके आ गए, अब इनको हटाने का जो है, तो ये याद रखिएगा आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट है। अब इनको हटाना जो है, इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं, इम्पीचमेंट मतलब हटाना है। तो ये अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट अभी तक हटे नहीं है, तो इम्पीचमेंट में आर्टिकल नंबर 61 में आपको दिया गया है। तो अगर इनको हटाना है, तो जैसे कि मान लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों हाउस में से किसी कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं इनको हटाने के लिए। और इसमें क्या है कि अगर स्टार्ट तो कर सकता है, लेकिन 1/4 को वो रिटर्न में देना होगा कि हाँ ठीक है, मान लीजिए 100 मेंबर है राज्यसभा या लोकसभा में, तो 25 लोग को ही एक मेमोरेंडम पे साइन करना होगा कि हाँ ठीक है इनको हटाना है, तो तभी जाकर ये हटेंगे। तो 1/4 हो गया। और ये होता है आपका क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, लेकिन इसमें नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और जो भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वो जो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते इसमें, बस सिर्फ आपका हो गया राज्यसभा प्लस लोकसभा के जितने भी है वही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका हटाने का कार्यक्रम प्रेसिडेंट का। अब चलते हैं कि प्रेसिडेंट को हटाने का, जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट है तो उनके कुछ पावर्स भी हैं उनके पास। तो सबसे पहला जो पावर है इनका वो होता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। मान लीजिए कि लोकसभा सेशन में नहीं है, राज्यसभा सेशन में नहीं है, तो लॉ अगर अभी जैसे कि कोरोना के टाइम पे लॉ बनाना था, आपके एग्रीकल्चर फार्म लॉज जो भी बने थे तो प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस में ही बने थे। तो याद रखिएगा कि वो अपने बस एक अध्यादेश के द्वारा बना सकते हैं। तो 1, 2, 3 ये आर्टिकल है, आर्टिकल 1, 2, 3, इसमें प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। इसको पास कराना रहता है 6 मंथ प्लस 6 वीक्स के अंदर, इसको लोकसभा या फिर राज्यसभा से पास कराना रहता है। और ये कोई भी कोर्ट में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स को, कि जाहिर सी बात है वो फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। तो ये आपका मैक्सिमम लाइफ हो गया ऑर्डिनेंस का। इस अगर इतने देर में पास नहीं कराया गया 6 मंथ और 6 वीक्स के अंदर, तो ये खारिज हो जाएगा। और हाँ याद रखिएगा बस ये कुछ लॉज ही, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो वो नहीं कर सकते प्रेसिडेंट। सिर्फ कुछ लॉ लाना हो, कोई भी स्टैचू पास करके कोई बॉडी बनाना हो, तो वो सिर्फ यही कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। तो ये हो गया आपको। अब ये तो आपका हो गया ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। दूसरा हो गया इनके पास होता है पार्डन पावर। पार्डन पावर आर्टिकल 72 के अंदर, इसमें क्या होता है कि किसी को भी जो भी सज़ा मिली है तो उनको ये माफ़ कर सकते हैं। तो इसमें भी पार्डन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है आपका कॉम्यूट होता है, रिमीट होता है, रिस्पाइट होता है, और क्या होता है कि रिप्राइव होता है, रिप्राइव। तो ये 4 तरह की ये पार्डन दे सकते हैं। रिप्राइव में क्या होता है कि आप ठीक है सॉरी, तो ये पार्डनिंग पावर हो गया आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट का। अब ये तो दूसरा पावर हो गया। अब ये तीसरा पावर है इनके पास कि प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करते हैं इमरजेंसी। जो भी फिनेंशियल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करेंगे। और जो भी इसका ड्यूरेशन होगा, पार्लियामेंट को 1 मंथ के अंदर इसको स्पेशल मेजोरिटी मतलब कि 2/3 वोटिंग से पास कराना होगा, तभी जाकर ये इमरजेंसी लागू होगा विदिन अ मंथ। अगर मान लीजिए इमरजेंसी हटाना हो तो उस टाइम पे स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगेगा। तो ये इमरजेंसी पावर हो गया प्रेसिडेंट का। तो आपको पता है कि इमरजेंसी क्या होता है, तो उसमें मेनली क्या होता है कि फंडामेंटल राइट जो आपकी मिले थे जो कभी नहीं हटते, तो इमरजेंसी में क्या होता है कि उसमें ये हट जाते हैं। तो आर्टिकल 358 में क्या लिखा है कि इसमें जब 358 वाला इमरजेंसी लगेगा तो इसमें आर्टिकल सिर्फ 19 जो फ्रीडम ऑफ था वो हटेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये हटेगा, और आर्टिकल 359 में बाकी सारे हटेंगे। तो ये हो गया आपका इमरजेंसी पावर। ठीक है,
और याद रखिएगा कोई भी इमरजेंसी में जब तक कि बहुत दोनों साइड से वॉर अच्छा खासा ना हो, मतलब कि सॉरी ये तो वॉर होना नहीं चाहिए, तो तब तक ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, तो ये हो गया प्रिवेंटिव, सॉरी नो एक्स फैक्टो लो, और ये डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इनकारनेशन, तो ये वाला हो गया आर्टिकल राइट टू लाइफ। ये नहीं हटता है कभी, राइट टू लाइफ, तो ये कोई भी इमरजेंसी लग जाए तो ये दोनों को नहीं हटाना है। चलो अब चलते हैं आर्टिकल 356, तो मैंने बता दिया था कि ये प्रेसिडेंट रूल इसमें होता है। तो कोई भी आर्टिकल 356 जो है, अगर मान लीजिए स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, या फिर उसमें कुछ दंगा भड़काव ऐसे हो रहा है, गवर्नमेंट नहीं उसको कंट्रोल कर पा रही हो, तब जाके आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है। आपको फिर से बता दूँ, सबसे ज़्यादा बार लगा है यूपी में, और सबसे ज़्यादा दिन तक पंजाब में। चलिए ये हो गया आपका प्रेसिडेंट का पावर। तो बाकी और हाँ, एक होता है फिनेंशियल इमरजेंसी, जो था एक इमरजेंसी में आपका बचा, ये तो हो गया फिर स्टेट इमरजेंसी, जो कि 2 मंथ पे हर टाइम अप्रूव करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने आर्टिकल नंबर 350 जो कि था फिनेंशियल इमरजेंसी। ये होता है कि अगर मान लीजिए फिनेंशियल इमरजेंसी है, तो जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जिसको भी सैलरी मिलती है, अब एक और हो गया आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और होता है पब्लिक अकाउंट फंड। तो इसमें होता है क्या होता है कि इसमें जो भी मेंशनड है आर्टिकल नंबर सॉरी शेड्यूल 2 में जो भी मेंशन प्रेसिडेंट, जो भी सेंट्रल सर्विसेज के पीपल हो गए, उनको क्या होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा मिलता है। एक होता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो ये रिजर्व में रखा जाता है। पब्लिक अकाउंट फंड, तो इसमें क्या होता है कि ये कोई भी मिनिस्ट्री अपने हिसाब से इससे पैसा निकाल सकती है। तो फिनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है, जो भी जिसको भी पैसे मिलते हैं उसमें सैलरी कट डाउन कर दिया जाता है, जो कि कुछ दिन पहले अभी लगा था आपका श्रीलंका में। और फिनेंशियल इमरजेंसी है जो ये हर 2 महीना पे आपको अप्रूव कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से, और ये कभी भी लगाया जा सकता है, तो ये सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास कराया जा सकता है। तो ये था आपका प्रेसिडेंट का, और खुश, ये हमारा चैप्टर यहाँ प्रेसिडेंट का ख़त्म होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।